हल्द्वानी सर्किट हाउस में कुमाऊं कमिश्नर ने कुमाऊं मंडल के लैंड फ्रॉड मामलों की समीक्षा की, जिसमें 14 मामलों में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए। सर्किट हाउस में कुमाऊं कमिश्नर आईजी कुमाऊं सहित मंडल के सभी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। 37 लैंड फ्रॉड के मामलों की समीक्षा की गई, जिसमें जमीनी फर्जीवाड़ा और प्रॉपर्टी डीलरों के द्वारा एक जमीन को कई बार बेचने जैसे मामले शामिल थे। यही नहीं, भूमाफियाओं ने कई सरकारी जमीनों को भी बेच दिया। लिहाजा समीक्षा करते हुए नैनीताल जिले के 6 मामलों और उधम सिंह नगर के 5 मामले, पिथौरागढ़ के 1 मामले में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए। इतने में जो भी है उनका रेट आपसी तय हुआ था कि उतने में वो ज़मीन बेची जाएगी। तो उसके बाद जो है उसने रजिस्ट्री कर दी, और रजिस्ट्री करने के बाद जो है उसको जो बेचने वाले को पैसा नहीं मिला। बाद में बेचने वाला मेरे पास आया कि भैया जो है हमने इनको ज़मीन तो बेच दी, लेकिन रजिस्ट्री की इन्होंने पैसे दिए ही नहीं। मतलब कितने पैसे दिए? तो बोले वो ऐसी मौखिक 1 रुपये का हुआ था। तो फिर उस मेरे द्वारा इसमें संज्ञान लिया गया, तत्काल जांच बैठाई गई। जांच में जो है उसमें एफआईआर करने के निर्देश दिए गए। इसी दौरान जो है वो घबरा कर जो जिसने लिया था उसने वो तत्काल वो कोर्ट में गया, और कोर्ट में जो उसका जायज़ जो भी ज़मीन का रेट था, सर्कल रेट, वो उसने अपने कोर्ट में पेमेंट कर दिया है वो। तो अब जो है वो जो रजिस्ट्री हो गई और जो उसको पेमेंट होना है उतना हो गया। अब जो मार्केट रेट है उसके हिसाब से उनका आपसी वो चल रहा है। इसमें सबसे पहले तो आप उसकी लेटेस्ट खतौनी कंप्यूटराइज्ड है आजकल, वो निकाल लेनी चाहिए कि ये पता चले कि जिससे आप खरीद रहे हो उसकी ज़मीन है भी उतनी या नहीं है। सेकेंडली, आप सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके वहाँ पे खेत नंबर के हिसाब से रिकॉर्ड होता है, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, कि जो खेत नंबर मैं ले रहा हूँ ये 15 सालों में किन किन हाथों में गया है। अगर ये कई हाथों में गया है तो क्या किसी में कोई विवाद तो नहीं है, कोई मामला किसी न्यायालय में विचाराधीन तो नहीं है, इसको देखना चाहिए। थर्ड चीज़ जो हम लोग अक्सर चूक जाते हैं देखने से, वो ये देखना चाहिए कि जो कंसर्न लैंड है कहीं बंधक तो नहीं है किसी बैंक में। और इसका बहुत अच्छा तरीका जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि आप उस लैंड पे लोन के लिए अप्लाई करिए, तो उसमें बैंक बहुत अच्छी ड्यू डिलिजेंस करता है, क्योंकि उस लैंड के अगेंस्ट वो पैसा दे रहा है, तो जो पैसा दे रहा है वो बहुत अच्छी तहकीकात उसकी करता है। तो इसको भी देखना बहुत आवश्यक है। एक और चीज़, जब इवेंचुअली आप लैंड परचेज कर लेते हैं तो बहुत जल्दी आप लोग उसकी चौहद्दी करवा लें, उस पर कोई परमानेंट आप दीवार बना लें, क्योंकि आजकल बहुत सी जो प्लॉटिंग्स होती हैं उसमें जो खरीदार है वही नहीं पहचान पाते हैं। यद्यपि अब कोऑर्डिनेट्स तो कंपलसरी हो गया रजिस्ट्री में, कोऑर्डिनेट्स डाल लें, लेकिन फिर भी उस पर आप उसी वक्त ही उसकी किसी प्रकार की बाउंड्री मेरे हिसाब से कर लें, तो निश्चित रूप से जो फ्रॉड्स हैं इसमें गिरावट आएगी, और जो भी हमारे लोग हैं, कंज्यूमर्स हैं, जिनके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड हो रहा है, इसमें गिरावट आएगी। अच्छा, एक मामला सर, अगर ऐसा होता है कि जैसे पुरानी और रजिस्ट्री आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कोऑर्डिनेट्स कराने की ज़रूरत है अभी भी पुरानी लैंड्स में? अब पुराने में आज के तारीख में तो जब कैडेस्ट्रल मैपिंग होगी, जो उसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि कैडेस्ट्रल मैपिंग हो। कैडेस्ट्रल मैपिंग में तो हर खेत और उसका हर एक अंश ओनरशिप के हिसाब से निकल आता है। थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, बट लॉन्ग टर्म में ये इसका एक अच्छा सोल्यूशन है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया का विरोध किया और उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी के माध्यम से मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पर्यटन मंत्री को ज्ञापन देकर कहा कि इसमें सुधार करने के बाद टेंडर किए जाएं, ताकि पर्यटन को बढ़ावा देने में परेशानी न हो। इस अवसर पर मसूरी व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने सर जॉर्ज एवरेस्ट के संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें बहुत खामियां हैं और इसमें भ्रष्टाचार की आशंका नजर आ रही है। देखिए, आज हमने मुख्यमंत्री महोदय को, मुख्य सचिव महोदय को और पर्यटन मंत्री उत्तराखंड सरकार को उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक पत्र प्रेषित किया, ज्ञापन दिया है, जिसमें जॉर्ज एवरेस्ट को जो 15 साल के लिए लीज पे दिया जा रहा है, ठेके पे दिया जा रहा है, उस पूरी प्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करा है। ये जॉर्ज एवरेस्ट जो है एक 142 एकड़ की एक संपत्ति है, जिसमें गार्डन एरिया, लैंडस्केपिंग एरिया, टेंट्स, रूम्स, ऑब्जर्वेटरी, म्यूजियम, रेस्टोरेंट, कैफे, एरो स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, सभी चीज़ें शामिल हैं। पर बहुत ही दुखद बात है कि उत्तराखंड पर्यटन विभाग यूटीडीबी द्वारा जब ये टेंडर निकाला गया, एक तो इसको अच्छी तरह से पारदर्शिता से बनाया नहीं गया, प्रकाशित नहीं किया गया, क्योंकि किसी न किसी चुनिंदा पसंदीदा आदमी को, ठेकेदार को ये ठेका देने की राह पर है विभाग हमारा। और साथ साथ में बहुत ही गौरवतलब बात यह है कि पूरा का पूरा टेंडर अगर आप पढ़ें, उसमें साफ ये कहा जाता है कि एरो स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स वाले व्यक्ति जिसको अनुभव होगा वही करेगा। तो साफ दर्शाता है कि जो वर्तमान में वहां पे एरो स्पोर्ट्स करा रहा है उत्तराखंड पर्यटन विभाग, उसी चयनित आदमी को उसी के प्रकार का एक निविदा निकालकर, टेंडर निकालकर, आमंत्रित कर उसी व्यक्ति को देना चाहता है। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है।
और इस भ्रष्टाचार लिप्त संस्था और विभाग के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। हमने ज्ञापन में साफ लिख दिया है कि उत्तराखंड के मूल निवासियों को, मसूरी के निवासियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए कार्य में। उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों को तवज्जो दी जानी चाहिए, सुविधाएं दी जानी चाहिए, और तमाम इस प्रकार की 15 बिंदुओं पर हमने एक अपना ज्ञापन आज उपजिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया है, जो मुख्यमंत्री जी के सीधा नाम है। कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हम निश्चित तौर पर ठीक जॉर्ज एवरेस्ट पे जाकर धरना देंगे और एक आंदोलन खड़ा करेंगे, जिससे इस प्रकार की अनियमितताएं कोई उत्तराखंड का कोई सा विभाग ना कर पाए। व्यापार मंडल अध्यक्ष और महामंत्री और कुछ अध्यक्ष आए थे और उनके द्वारा एक ज्ञापन जो है जॉर्ज एवरेस्ट में जो उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं उनके संबंध में दिया गया है। वो संबोधित है पर्यटन विभाग को, तो हम उनको भेज देंगे। सर, उनका आरोप है कि काफ़ी सारी कमियां हैं और जो ठेकेदार लीज पे दिया गया है, सर उस पर किस प्रकार की कार्रवाई होगी? चूँकि जो ज्ञापन है वो उच्च स्तर को संदर्भ है, वहाँ से जैसे निर्देश होंगे वैसे कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी पुलिस और एसओजी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाकर टीपी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत छोटा हाथी में 102 पेटी अवैध शराब बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी अमित जोशी सोनीपत हरियाणा से छोटा हाथी में अवैध शराब लेकर हल्द्वानी सप्लाई करने आ रहा था। इसमें अमित जोशी ये सोनीपत हरियाणा का रहने वाला है। इसके द्वारा जो है छोटा हाथी के माध्यम से एक जो है आपका पुलिस द्वारा जब चेकिंग की गई टीपी नगर चौकी के सामने, तो उसमें 102 पेटी रम ओल्ड मॉन्ग पकड़ी गई है। इसका जो अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में इसका बताना है कि ये आपका वहीं बनाते हैं शराब को, उसके बाद उसमें CSD का रैपर लगाते हैं, क्योंकि पहाड़ों में CSD की रम की बहुत डिमांड रहती है और इनको मनमाफिक कीमत इससे मिल जाती है। इसमें पूर्व में भी 80 पेटी रम पकड़ी गई थी। इसमें इसकी प्योरिटी की भी चेक करवाया जाएगा कि ये वास्तव में प्योर आर्मी रम है या ये नकली शराब है। सही आरोपी कहाँ से आ रहा था और पता चल रहा है कि इसमें आर्मी की सील भी थी? ये सोनीपत हरियाणा से आ रहा था और इससे जो पूछताछ में जो चीज़ें निकल के आई है उसका बताना है कि ये आपका होममेड टाइप की इसकी शराब है, इसलिए इसकी जाँच कराया जाना आवश्यक है, क्योंकि पिछले बार भी CSD की रैपर लगा हुआ ही पकड़ी गई थी और इस बार भी पकड़ी गई। इसकी अब गहनता से जांच कराई जाएगी। रॉयल्टी की दरों में कटौती के बावजूद भी गौला संघर्ष समिति का धरना मोटा हल्दू में 41 दिन से जारी है। गौला संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और खनन व्यवसायियों का कहना है कि भले ही सरकार ने रॉयल्टी की दरों में कटौती कर दी हो, मगर कई बिंदु ऐसे हैं जिन पर अभी तक समझौता नहीं हुआ और न ही गाड़ी मालिकों की समस्याओं का निस्तारण हुआ। ऐसे में लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। यहाँ गौला संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि सरेंडर गाड़ियों पर टैक्स और पेनल्टी लगाई जा रही है, जबकि वाहन स्वामियों के सभी वाहन सरेंडर हैं। जबरदस्त तरीके से हावी है। मंत्रियों का ऐसा संरक्षण है कि कोई भी अधिकारी किसी भी काम के लिए और अपनी जिम्मेदारी से हमेशा पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। अब एक बात बताइए, आप 10 साल की लीज समाप्त हो रही है, ये सारे अधिकारी को पता है, वन विभाग को पता है, वन विकास निगम को पता है, खनन समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी को पता है। एक बात बताइए, ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? अब इसको आप किसकी लापरवाही समझते हैं? जैसे जनप्रतिनिधि वैसे अधिकारी। आप समझिए, जब प्रदेश का मुखिया ही ऐसा हो कि जो चुनाव हार जाए उसको दोबारा संगठन चुनाव लड़ा करके विधायक बना करके मुख्यमंत्री बना दे, तो क्या काम होगा आप खुद ही समझ सकते हैं। इस प्रदेश में पंडित नारायण दत्त तिवारी जैसे लोग भी पैदा हुए, गोविंद पंत जैसे लोग भी पैदा हुए, जो कि जो है जनता के लिए सोचते थे। इनका जनता के लिए सोचने का कोई विषय नहीं है, केवल व्यक्तिगत अपने लिए सोचने का विषय है। अब एक बात बताइए, इतनी बड़ी जिस गौला से 200 करोड़ रुपये का राजस्व मिलता है, 200-300 करोड़ रुपये का राजस्व मिलता है, उस गौला के बारे में इनने नहीं सोचा, तो ये हमारे बारे में क्या सोचेंगे? आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अपने पूरे जो हमारे ये गौला संघर्ष खनन संघर्ष समिति है, उनके सभी वाहन स्वामी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने इतने ठंड में रहकर यहाँ पर यह आंदोलन इतना तेज किया, इसलिए सिर्फ अभी तक हमारी एक मांग इनने मानी गई है, एक मांग मानी गई है, उसमें भी 3 रुपये का अंतर है। बाकी रहा सवाल, अभी हज़ार लोग यहाँ पर बेरोजगार हैं, बाहर से आने वाली लेबर यहाँ पर आके बैठी हुई है और यहाँ पर अभी हमारे टैक्स फिटनेस का मामला लटका हुआ है, परिवहन विभाग सुन नहीं रहा है। हमारी गाड़ियाँ सिलेंडर हैं, हमें टैक्स और फिटनेस हमारी शुरू कर दी गई है, उसमें पेनल्टी शुरू कर दी गई है। तो मेरी इस सरकार से मांग है, जो हठधर्मिता में बैठी हुई है, मैं उससे मांग करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ITO ऑफिस से की जो समस्याएं हमारी बाधित हैं, उनको जल्दी से उसका हल निकाल कर, और जो हमारी 10 साल की अभी जो रिन्यूअल हमारा जो होना है,
वो 22 तारीख को हमारा ख़त्म हो रहा है, होने को जा रहा है, और 23 तारीख से फिर गोला बंद हो जानी है अगर ये चला भी देते हैं तो इसलिए हम अभी कोई कागज़ अपने नहीं निकाल रहे हैं, कोई हमने गाड़ियाँ रिलीज़ नहीं करनी है जब तक हमारी सारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। हम यहीं पर धरने पे बैठे रहेंगे। हमारा वैसे तो 4 महीने हो गए, लेकिन जो हमारा कितना है उसको 41 दिन हो गए। मांगें अभी क्या पूरी हुई है? एक ही तो मांग पूरी हुई है। 7 मांगों में एक मांग पूरी हुई है, तो सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। हम ये मांगें कुछ नहीं होती है, ये मांगें हमारी मेन मांगें परिवहन को लेकर है। यहाँ देखिए आप गन्ना बोल लिया ट्रैक्टर ट्राली, उसमें तो डबल टैक्स नहीं है, लेकिन गोला के अंदर जो ट्रैक्टर जा रहा है उसमें ये डबल टैक्स ले रहे हैं। गाड़ियाँ हमारी सिलेंडर हमने कागज़ नहीं निकाले, सरकार ने ज़बरदस्ती उसमें जो है टैक्स और पेनल्टी भरनी शुरू कर दी है। जो गाड़ियाँ फिटनेस हमारी टूटी है उनमें पेनल्टी पड़ रही है। तो एकाएक सरकार इतनी अंधी और बहरी है, देखो कहीं पर देख नहीं रही है। हमारी जब गाड़ियाँ हमारे पास काम ही नहीं है तो ये हमारी गाड़ी में क्यों टैक्स लगाया जा रहा है? जब हमने कागज़ छुए ही नहीं है तो ज़बरदस्ती है टैक्स लगा रहे हैं। तो कहाँ से जारी रहेगा क्या? जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा, किसान आंदोलन की तरह। धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने गुरुवार को तहसील कार्यालय धारचूला में 1 दिवसीय उपवास धरना प्रदर्शन किया। विधायक हरीश धामी ने बताया कि तहसील धारचूला मुंसियारी बंगापानी में पिछले साल आपदा आई थी, जिससे कई गांव के सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए, लेकिन सरकार के द्वारा इनकी कोई सुध नहीं ली जा रही। वहीं धारचूला बाजार के आपदा पीड़ित व्यापारियों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला। आपदा प्रभावित गाँवों में कोई सुरक्षा के उपाय भी नहीं किए गए। विधायक हरीश धामी ने जोशीमठ की तर्ज पर प्रभावितों की मदद करने और ठोस पुनर्वास की व्यवस्था करने की मांग की। जो उपवास हमारा संघर्ष उपवास का जो दिवस है उसमें माननीय जो हमारे हरीश धामी जी जो विधायक हैं क्षेत्र के, वो अपने क्षेत्र की लड़ाई को लेके जो 1 दिन का उपवास कर रहे हैं। समस्त जो आपदा पीड़ित क्षेत्र के लोग हैं, आपदा पीड़ित हैं, जो क्षेत्र में तमाम तहस नहस हो चुके हमारे धारचूला विधानसभा के क्षेत्र के लोग हैं। आप देख सकते हैं गोरीचाल, मुंशियारी, तल्ला जोहार, समस्त दारमा 14 ब्यास दर सारे जगह के जितने भी पीड़ित लोग हैं, सारे लोग आज समर्थन पे यहाँ पे आए हैं। और मैं जिस प्रकार से आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे आपदा क्षेत्र में आज सरकार और प्रशासन क्यों मौन है? सरकार बस भ्रमण करती है और वो भी हवाई सर्वे करती है, हवाई भ्रमण करती है, और प्रशासन से सिर्फ और सिर्फ जांच और जांच। ये कैसी सरकार है? ये कैसे एक मतलब निष्क्रिय और आंख मूंदी हुई सरकार है? मैं कहना चाहती हूँ अगर बरसात से पहले अगर सभी जो अब पीड़ित परिवार हैं उनको पुनर्वास विस्थापन नहीं कर सकते हैं तो पैकेज के रूप में आप उनको पैकेज दें और वो अपने स्तर से खुद अपने लिए जगह ढूंढेंगे, क्योंकि उसमें अगर जल्दी ना हो तो बरसात से पहले वो उस क्षेत्र में भी रहने लायक नहीं होंगे। और प्रशासन से जो सिर्फ और सिर्फ जो जांच कर रही है, मैं सरकार से निवेदन करती हूँ अपनी उंगलियों में घुमाने का नहीं, आप डिसीजन लेने का समय आ चुका है। बंद होने की स्थिति में है, मेरे ख्याल से बरम का तो बंद ही कर दिया, तो आज आप क्यों नहीं संघर्ष कर रहे हैं? आज अगर 130 का उम्मीदवार की प्रतिमा आ गई है तो आप क्यों नहीं सड़क में उतर रहे हैं? आज क्यों नहीं पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जिन्होंने यहीं पे भैया जी कहन में कह रहे थे कि कोई मृग विहार नहीं आता है, मृग विहार तो था ही नहीं। अरे हमने करके दिखाया और करके रखा। आज जब फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है प्रति में डाल दिए तो कहां गए वो लोग? मैं पूछना चाहता हूं साथियों आप सबसे, और मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर अपने नगर का, अपने गांव का विकास चाहते हो। भाजपा महिला मोर्चा की नवनियुक्त प्रदेश मंत्री डीडी हाट नगर पालिका की अध्यक्ष कमला चुफाल का पहली बार पिथौरागढ़ पहुंचने पर भाजपा कार्यालय में जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी के नेतृत्व में फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी ने कहा कि कमला चुफाल को प्रदेश मंत्री का दायित्व मिलने से जिले की महिलाओं में काफी उत्साह बना हुआ है। वहीं कमला चुफाल ने कहा है कि महिलाओं के लिए कार्य करने और राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी गाँव-गाँव जाकर महिलाओं को दी जाएगी।